गोलवलकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमारे 3 ही आंतरिक शत्रु हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी वो मुसलमान था, जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की वो मुसलमान था, जिसने राजीव गांधी की हत्या की उसने मुसलमान था, जिन्होंने 2000 निर्दोष सिख काट दिए दिल्ली में वो मुसलमान थे क्या? कुछ मुस्लिम नेताओं से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि थोड़ा सा वो साइडलाइन फील करते हैं समाजवादी पार्टी में। आज के डेट में एक ऐसा माहौल बन गया है कि उनको सेंटर स्टेज में जगह नहीं मिलती है। चाहे अतीक अहमद का मामला रहा हो, चाहे मुख्तार अंसारी का मामला रहा हो, दोनों मामलों में पार्टी बोली भी है और अखिलेश जी ने तो खूब बोला उसमें, और वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। और जब इनकी कभी निष्पक्ष जांच होगी तो बहुत केसों में पीडीए नैरेटिव को लेके आगे क्या सोच है, आगे कैसे बढ़ना है, और क्या 2027 का जो असेंबली इलेक्शन है वो पीडीए नैरेटिव पे ही लड़ना है, पिछला दलित अल्पसंख्यक? जब हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग, तो ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि इनका हिंदुत्व जो 10% लोगों तक सीमित है। आज की डेट में बीजेपी ने बहुत सारे दलितों को अपने साथ ले लिया है, ओबीसीज भी बीजेपी के साथ गए हैं, वोट देते हैं उनको। कहाँ पे फेलियर रहा है सोशल जस्टिस पार्टीज का? तो मैंने अंजना ओम कश्यप से पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ मुझे, आप हमें तो 72 और 74 के बल पे आप एमवाई पार्टी कहते हो और इन्हें 82 और 83 मिल रहे हैं, तो इन्हें टीबी पार्टी क्यों नहीं कहते? तो उसने कहा टीबी मतलब? मैंने कहा ठाकुर ब्राह्मण। जैसे असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी है, वो कहती है कि समाजवादी पार्टी सेकुलर है ही नहीं, और समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म को रिप्रेजेंट ही नहीं करती है, वो तो बस यादव की पार्टी है। हवेली में उधर जरदार एक तन्हा टहलता है, अगर इस तरह गुजरे जिंदगी तो सिर्फ जहमत है। मेरी 2 पीढ़ियां रहती हैं एक छप्पर तले अब भी, मुझे महसूस होता है गरीबी खास नेमत है। आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं राजकुमार भाटी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। पेशे से ये एक पत्रकार और टीचर भी रह चुके हैं। इन्होंने साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई भी करी है। भाटी जी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के शो में ये उसी बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। हम शुरू करेंगे आपके जर्नी को देहात मोर्चा से समझने की कोशिश करेंगे कि देहात मोर्चा जो था ये क्या था, और ये कैसे बनाया आपने देहात मोर्चा को? क्या मकसद था देहात मोर्चा को बनाने का, और कैसे वो एक सीढ़ी बना आपके पॉलिटिक्स में आने का? जी जी, असल में हमारे यहाँ एक विधायक होते थे जनता दल से, श्री महेंद्र सिंह भाटी जी। पहली बार वो 1985 में लोकदल से जीते थे और 89 और 91 में 2 बार जनता दल से जीते थे। वो बड़े जनवादी नेता थे, लोकप्रिय नेता थे और जनता के बीच में रहते थे, जनता की समस्याओं को उठाते थे। तो हमारे यहाँ ज़मीनों का एक्विजिशन शुरू हुआ, नोएडा की स्थापना हुई 1976 में, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा 90 में। तो किसानों की ज़मीनें जाने लगी और उन्हें उनके बदले में उनसे जो वादे किए गए थे कि भाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उद्योगों में रोज़गार मिलेगा, वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे। तो महेंद्र सिंह भाटी ने काफ़ी मुखर आवाज़ उठाई और उन्होंने स्कूलों में एडमिशन भी बच्चों के कराए और रोज़गार भी दिलवाया। 93 में उनका मर्डर हो गया, गैंगवार में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद क्षेत्र में शांति और वो आवाज़ उठनी बंद हो गई, और लोगों के कहीं भी प्राधिकरण जाके मकान गिरा देता था, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते थे, उद्योगों में रोज़गार नहीं मिलता था, पुलिस सुनती नहीं थी, रिश्वतखोरी होती थी, शोषण होता था, अन्याय होता था लोगों के साथ। तो मैं तो पत्रकारिता कर रहा था उस समय, तो मैं पढ़ रहा था जब महेंद्र सिंह भाटी विधायक थे। 90 में मैंने एमए किया गाजियाबाद से, एसडी कॉलेज से। फिर मैं पत्रकारिता में आ गया, पत्रकारिता करने लगा, और राजनीति की तरफ मेरा कोई मतलब सक्रिय राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। वैचारिक रूप से मैं राजनीतिक तौर पर जागरूक रहता था, समझता था कि किस पार्टी के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। तो ये स्थिति देख के क्षेत्र की, जब हमने देखा कोई नेता आवाज़ उठा नहीं रहा है, कोई पार्टी उठा नहीं रही है, कोई संगठन ऐसा है नहीं, तो हमने इन मुद्दों को उठाने के लिए देहात मोर्चा का गठन किया जी। और काफ़ी सफल आंदोलन हमने किए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, और 19 बार मैं जेल गया इन आंदोलनों में।
19 बार तो जेल गए हम, और 50 बार गिरफ्तार करके पुलिस लाइन से छोड़ दिए गए। और मैं इतना कह सकता हूँ कि ज़्यादा विस्तार से आप पूछेंगे तो 2-4 आंदोलन का बता भी दूंगा कि हमने जो आंदोलन किए वो एक तो जेन्युइन मुद्दों को लेकर होते थे जी और ज़्यादातर में हमें सफलता मिली। इसलिए सफलता मिली कि वो जेन्युइन मुद्दों को लेकर होते थे जी और लोगों को बहुत लाभ हुआ। लोगों की ज़मीनें जो आबादियाँ थीं वो बचवाईं, बच्चों को रोज़गार दिलवाया। और पुलिस प्रशासन पे तो इतना दबाव रहता था हमारे संगठन का कि हमारा नाम भी किसी ने ले दिया तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि 1 रुपया मांग ले किसी से। रिश्वतखोरी नहीं चल हमने बंद की। और मैंने 2 अधिकारियों के उनके दफ्तर में पकड़ के मुँह काले किए थे, वो रिश्वत मांग रहे थे और हम लोग इसमें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजे गए। हम 7 दिन जेल में रहे। लोग काफी दबंगई से नेता भी लेकिन करते हैं। परिणाम ये हुआ कि उस घटना के बाद आज की तारीख तक हमारे ज़िले में किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी ने, मतलब मेरी बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि मुझसे मांग, मेरा नाम जिसने ले दिया दफ्तर में जाके, किसी से रिश्वत मांगने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। ये देहात मोर्चा के वजह से। जी जी जी। जी, तो मतलब आपका पॉलिटिक्स में आने का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, आप पॉलिटिकली सक्रिय थे, वैचारिक तौर पे आप पॉलिटिकली चीज़ों को समझते थे, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने आपके आसपास दादरी के इलाके में, जिसके वजह से आप देहात मोर्चा आपने बनाया और वो एक मीडियम बन गया आपके पॉलिटिक्स में आने का। नहीं, मैं बहुत एक गरीब और साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी बहुत छोटे से किसान थे और गांव के बिल्कुल जो सीधे साधे लोग होते हैं वो थे। मेरे परिवार में कोई राजनीति दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था। ग्राम प्रधानी लड़ने की भी नहीं सोच सकता था। और मेरा कोई मतलब राजनीति में एक संरक्षक होते हैं जी, जी, गॉडफ़ादर जिसे कहते या हैं। गॉडफादर, जी, कोई नहीं, किसी की वजह से मैं राजनीति में नहीं आया। न मैं किसी पद की इच्छा से या कुछ टारगेट निर्धारित करके राजनीति में आया। मैं केवल जन समस्याओं को देख के, लोगों के मुद्दे देख के, लोगों की विषमताएं देख के उनकी आवाज़ उठाने के लिए राजनीति में आया। और मैंने देहात मोर्चा का गठन किया, मैंने इसका नाम दिया, मैंने इसका बैनर वगैरह तैयार किए और हम लोगों ने पहला आंदोलन एक शराब की दुकान के खिलाफ किया था। जी, अजयपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है हमारे क्षेत्र में। उससे लोग बहुत परेशान थे। वहाँ नकली शराब बेची जाती थी, कई लोग मर चुके थे, वहाँ लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई थी। एक लड़कियों का स्कूल पड़ता था पास में, वो स्कूल बंद होने की नौबत आ गई थी क्योंकि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी वहाँ शराबियों की वजह से। जी, तो हमने उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, उसमें भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी। और वो फिर डीएम को उसे बंद करना पड़ा, बंद करने के आदेश करने पड़े। जीत हुई आपकी। और ठेकेदारों ने सिफारिश करके लखनऊ से जाके वो दोबारा खुलवाने के आदेश करा लाए। तो दोबारा जैसे ही वो खुला, पब्लिक ने उसमें आग लगा दी। फिर उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी उधर आने की। मतलब हम जन आंदोलन से राजनीति की तरफ जो आए, जन आंदोलन से आए। और 2009 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन करने के लिए मेरे पास ना कोई सिफारिश थी, ना कोई प्रेशर था। मैंने सोच समझ के कि भाई विचारधारा क्यों रुझान क्यों था समाजवादी पार्टी की तरफ? और अगर हम पूछें यूपी में और भी ऑल्टरनेटिव है, बसपा है, जो कि हाँ, दलितों नहीं, के। जब मैं ये बोलने वाला था अभी आपके नाम लेने से पहले ही कि जब हमने ये तय किया, हमारी टीम ने, सारी जो टीम थी, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की टीम थी एक, कि भाई हमें पार्टी ज्वाइन करनी है। तो हमने दोनों पार्टियों पर विचार किया कि बसपा ज्वाइन करें या सपा ज्वाइन करें। कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी थी यूपी में, अस्तित्व समाप्त था, अभी तक भी अस्तित्व के लिए लड़ रही है। और बीजेपी से हमारी विचारधारा मिलती नहीं थी क्योंकि हम बीजेपी की जो टोटल विचारधारा है वो हमारे, हम सामाजिक न्याय के समर्थक हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के, धर्मनिरपेक्षता के समर्थक हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं। बीजेपी इनके खिलाफ काम करती है। बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है और सामाजिक न्याय के खिलाफ राजनीति करती है। उनके आदर्श और हैं, हमारे आदर्श और हैं। तो हम इन दो पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते थे। और इसमें भी फिर काफ़ी विचार विमर्श और सलाह मशवरे करके हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। थोड़ा-सा आपके बचपन की तरफ फिर से जाते हैं। आप बता रहे थे कि आपकी गरीबी की हालत ये थी कि स्कूल की फ़ीस 10 पैसे होती थी और वो 10 पैसे भी आप मुश्किल से जुटा पाते थे। नहीं, मैं जैसा कि मैंने बताया कि बहुत साधारण गरीब परिवार में हम पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ। कुछ दिन तो हमें वो भी याद हैं कि एक बार महामारी फैली थी गांव में पशुओं में, तो हमारे सारे पशु मर गए थे।
हमारे जो पुश्तैनी काम क्या था, खेती और पशुपालन। भैंस पालते थे और दूध को तो और हमारे यहाँ हम ग्रामीण समाज से जिस समाज से आते हैं वो दूध होना बहुत ज़रूरी है घर में। दूध वैसे बच्चों को लिए भी खूब पिलाते हैं, दूध घी मतलब गरीब से गरीब परिवार भी दूध घी के लिए मतलब घी उसका संकट नहीं रहता। और वो सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है, किसी घर में अगर दूध नहीं हो रहा है तो अरे इनके यहाँ तो दूध ही नहीं है। तो हमारी भैंस मर गई और हमारे यहाँ दूध नहीं हुआ सालों तक। और मैं खुद मेरी मम्मी मुझे वो दे देती थी बर्तन और मैं दूसरे घर से छाछ मांग के लाता था सुबह सुबह। तो ये दिन हमने देखे हैं गरीबी के। और हर चीज़ का अभाव होता था, कपड़ों का, जूतों का। सर्दी पड़ रही है, जूते नहीं हैं, हम नंगे पैर स्कूल जाते थे। लेकिन वो आपके और 10 पैसे में हमारी फीस होती थी प्राइमरी में। 1971 में मैंने पहली क्लास में मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने 1965 का मेरा जन्म है। तब कक्षा 5 तक 10 पैसे फीस होती थी महीने की। 10 पैसे घर में नहीं होते थे। मुझे कई बार का ये याद है कि हमारी दादी होती थी, मैं दादी के सामने रोता था कि दादी फीस दो, मास्टर जी खड़े करते हैं क्लास में। और तब कई दिन के बाद जाके इंतज़ाम होता था जब हम 10 पैसे फीस जमा करते थे। फिर जब मैंने सिक्स्थ 6, 7, 8th में भी मेरी आधी फीस माफ़ कर दी गई थी गरीबी के कारण। फिर 9th में भी मेरी फीस माफ़ हुई थी, 9th 10th में भी। तो ये रहा। और एक स्थिति ये भी है कि इंटर के बाद मेरे पिताजी ने कह दिया कि भाई अब हमारे आगे पढ़ाने की स्थिति नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी लगवा देते हैं, पढ़ाना नहीं है। और मुझे जिद थी कि मुझे पढ़ना है। तो आप विश्वास करें कि मैं इंटर के बाद अपने दम पे पढ़ा हूँ। मैंने कहीं कहीं जगह जगह जॉब की, कहीं नौकरी की, कहीं कभी किसी दुकान पे। फिर मैंने BA और MA पत्रकारिता का अखबार में नौकरी करते हुए की। MA की मेरी क्लास सुबह 7:30 बजे से होती थी SD कॉलेज गाजियाबाद में। और मैं वहाँ एक लोकल अखबार निकलता था, हिंट, दैनिक हिंट। शांत दैनिक था लेकिन अखबार बहुत बढ़िया था। और बड़े बड़े अखबारों की टक्कर का अखबार था, उसमें लिखने की बड़ी आज़ादी थी और अच्छा अखबार था। उसमें मैं नौकरी करता था। साइकिल से मैं सुबह ही मैं रात को उन्होंने मुझे हिंट वालों ने एक दुकान दे दी थी, उसमें मैं रात को सोता था। उसमें कोई उसकी व्यवस्था नहीं थी लैट्रिन बाथरूम की। बराबर में गुरुद्वारा था, मैं गुरुद्वारे में फ्रेश होता था, वहीं नहाता था। साइकिल उठा के 7:30 बजे क्लास, फिर 10 बजे ऑफिस। इस तरह मैंने 2 साल लगातार साइकिल से नौकरी और पढ़ाई दोनों करके MA किया। मतलब बड़ी मुश्किलात के साथ आपने अपनी पढ़ाई करी है, लेकिन पढ़ाई में अड़चन नहीं आने दिया कभी आपने। शुरू से ही बचपन से ही शौक था और मुझे ये था कि मैं पिताजी से इस बात के लिए लड़ गया था। मेरे एक ताऊ जी थे, वो प्रिंसिपल थे एक इंटर कॉलेज में। उन्होंने कहीं बात कर ली थी दिल्ली किसी लाइब्रेरी में पियोन की जॉब के लिए। तो मुझे कहा कि वहाँ नौकरी तुम्हारी लगा रहे हैं, सरकारी नौकरी है। मैंने कहा मुझे चपरासी नहीं बनना, मुझे पढ़ना है। तो मेरी इच्छा थी पढ़ूँ मैं। और मैं आज आज की स्थिति में धन तो मैंने अब भी नहीं कमाया, धन मेरे पास अब भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई से और अपने कैरियर से बहुत संतुष्ट हूँ। आज मैं अपने मन का काम कर पाता हूँ, अपने मन की बात बोलता हूँ और मुझे खुशी इस बात की होती है कि लोग मुझे सुनते हैं। और मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, कुछ किताबें अभी चल रही हैं, लिख रहा हूँ मैं। और अपने मन की बात कोई कर पाए, इससे बड़ा मैं सौभाग्य नहीं समझता आदमी का। पैसा वैसा तो लोग कहते हैं नहीं, हाथ का मैल है, ये ऐसे ही नहीं कहते, ये सच्चाई है। हमने बहुत ऐसे अरबपति खरबपति लोगों को देखा है कि जो उनके पास इतना अंधाधुंध पैसा है लेकिन वो बेचारे दुखी रहते हैं। हम जो है खाली जेब भी खुश हैं, इसलिए खुश है कि हम अपने मन का काम कर पा रहे हैं। आपको बहुत बहुत सलाम कि आपने इतनी परेशानियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और आप यहाँ बैठे हैं जहाँ पे आप हैं आज। एक मेरे मित्र हैं मासूम गाजियाबादी, उनका शेर मुझे याद आ रहा है इस संदर्भ में कि कोई पुरखों की ज़मीनें बेचकर भी बेसुकून और हम गुब्बारे बेचकर भी सो गए आराम से। तो भाटी जी, बचपन में कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ दादरी में रहते हुए, या कोई ऐसी घटना जिसने आपको
जनरली पॉलिटिकल हो जाते हैं लोग, कोई ऐसी घटना होती है उनकी ज़िंदगी में, कुछ आस-पास देखते हैं नाइंसाफ़ी को, तो ऐसी कुछ नाइंसाफ़ी आपने आस-पास देखी थी जिसकी वजह से आप नहीं, पॉलिटिकल सोच बनी? यही घटना थी जो जो मैंने ज़िक्र किया, जो शराब की दुकान का मामला था। वो शराब की दुकान से लोग बहुत दुखी थे, लगभग 20 गाँव उसके चारों तरफ पड़ते थे। तो जो जिनका मैंने ज़िक्र किया अभी, महेंद्र सिंह भाटी जी, उनकी 93 में हत्या हो गई थी। उनकी बेटी की शादी थी उनके बाद, और उनके बेटे विधायक हो गए थे, समीर भाटी। समीर भाटी की सिस्टर की शादी थी दादरी में ही। तो उस शादी में मुझे इन गाँवों के लोग मिले और उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत दुखी हैं। वो मुझे पत्रकार के तौर पर जानते थे, मैं पत्रकार था भी, राजनीति में मैं नहीं था। कि हम तो राजेश पायलट के पास भी गए और इनसे भी कही थी, भाटी जी से भी, वो तभी थोड़े दिन पहले ही उनकी हत्या हुई थी। और एक दो नेताओं के नाम लिए कि उनके पास भी गए, यार ये हमारी शराब की दुकान जो है ये बंद होनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि नेताओं के चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा, एक संगठन बनाओ और वहाँ धरना दे के बैठ जाओ। बोले हम धरने पे बैठेंगे पुलिस लठ बजा देगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे बजा देगी, देश में संविधान नहीं है, कानून नहीं है। तो कहने लगे अगर तू आ जा हमारे साथ तो हम बैठ जाएंगे। तो मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई योजना नहीं थी। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मैंने कहा ठीक है, संडे की मीटिंग रखो, मैं आता हूँ। हमने उनकी मीटिंग रखवा दी। उस समय मैं हिंट अखबार में ही नौकरी कर रहा था, संडे की मेरी छुट्टी होती थी। तो हमने मीटिंग रखी, 20 गाँव में प्रचार किया। उनसे कही भाई 20 गाँव से आदमी बुलाओ। उस मीटिंग में 8 आदमी आए थे, और उन 8 में भी 5 एक ही गाँव के थे, और 3 गाँव से एक एक आदमी और आए। लेकिन पता नहीं कुछ अंतरात्मा होती है, अंतर प्रेरणा होती है, मैं निराश नहीं हुआ। और मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा ये 8 भी बहुत हैं, अगर तुम कहो साथ देंगे हम तो 8 भी बहुत हैं। बोले ठीक है। और उन 8 लोगों के साथ आपने तो हमने फिर, अब थोड़ा एक तो पत्रकारिता में होने के नाते, और पत्रकार के साथ साथ में जब वो महेंद्र सिंह भाटी आंदोलन करते थे तो उनके आंदोलनों में मैं शामिल रहता था। उनसे मेरे नज़दीकी संबंध थे, और उनसे बातें भी होती थी। वो अक्सर मुझे गाड़ी में बैठा लेते थे साथ, और कई बार मुझे लखनऊ भी साथ लेके गए। तो उनसे सीखा, आंदोलनों में उनकी भाषण सुने, और लोगों के भाषण। उस समय हम शरद यादव जी, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव जी, इनके इनके भाषण बड़े रुचि लेके सुनते थे। और मैंने थोड़ा बहुत लोहिया जी को पढ़ा, चौधरी चरण सिंह को पढ़ा, बाबा साहब की किताबें पढ़ी, अम्बेडकर साहब की। तो थोड़ा ये था कि संविधान के प्रति, कानून के प्रति, और अपने अधिकारों के प्रति थोड़ी सजगता थी। तो हमने ज्ञापन लिख के डीएम को ज्ञापन दिया, डीएम ने उसे एसडीएम को जांच के लिए भेज दिया। फिर हम एसडीएम से मिले, फिर हमने एसडीएम ऑफिस पर धरना किया। फिर वो इस तरह चलते चलते फिर वहाँ दुकान के सामने धरना किया, और अंततः हमारी जीत हुई, और उससे फिर हमारा साहस और ज़्यादा बढ़ गया। और उस साहस बढ़ने से उसका नाम मैंने देहात मोर्चा रख दिया। जब बैनर लगाया देहात मोर्चा, तो फिर देहात मोर्चा चलने लगा। फिर लोग हमारे पास आने लगे अपनी समस्याएं लेके। फिर हमने कहीं आबादी टूट रही है वहाँ धरना दे दिया, कहीं अब जैसे हमारे यहाँ एलजी कंपनी शुरू हुई थी तभी, उसी समय वो लोकल लड़कों को नहीं ले रहे थे, हमने उसके गेट पर धरना दे के बैठ गए हम। उसमें मैंने लगभग 100 लड़के नौकरी लगवा दिए। तो जो थोड़ी सी सफलता मिलती रहती है तो लोगों में उम्मीद भी जगती रहती है, और करने वालों का साहस भी बढ़ता रहता है। तो इस तरह धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, और देहात मोर्चा बहुत सफल संगठन रहा, बहुत अच्छा। आपने बताया मुझे कि किताबें आप पढ़ते थे, और किताबें आप जयप्रकाश लोहिया जी की पढ़ते थे, जयप्रकाश नारायण जी की पढ़ते थे। तो हमेशा से सोशलिस्ट विचारधारा आप बचपन से जब से पढ़ना शुरू किया? नहीं, मेरा ये मानना है, और मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि सभी विचारधारा की किताबें पढ़नी चाहिए। असली तो बात तभी समझ में आएगी। यही समझ में आएगी जब आप सब चीज़ को देख लेंगे, उसके बाद समझ में तो आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने गोलवलकर की किताब भी पढ़ी है, और जो मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है, और रामचरितमानस भी पढ़ी है, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, महाभारत रामायण भी पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है, रामचरितमानस भी पढ़ी है। रामचरितमानस पे तो मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरी आधी पूरी हो चुकी है वो। तो समझा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या चाहता है। और मैंने ये होते हैं कथावाचक और ये उपदेशक जो होते हैं, इनको भी कई बार मैं मुस्लिम मजलिसों में भी गया हूँ, और इनकी भी मैंने कथाएं सुनी हैं।
वहाँ भी समझने की कोशिश किया कि मेरा अध्यात्म में मेरी बहुत रुचि है। मैं धार्मिक कट्टरता का बहुत विरोधी हूँ, दिल से विरोधी हूँ। और मैं कर्म कांड में कतई विश्वास नहीं रखता। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान और भगवान का डायरेक्ट संबंध है, सीधे। इसमें किसी बिचौलिए के बीच में जरूरत नहीं। लेकिन आप भगवान में विश्वास रखते हैं? अब अगर कहूँ तो उस तरह के भगवान में मैं विश्वास नहीं रखता जैसे आम लोग रखते हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि कर्म ही प्रधान है। एक बार हरिद्वार में मैं एक आश्रम में रुका, और वहाँ के जो महंत थे वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे और बड़े उदार विचार के व्यक्ति थे, कट्टरवादी नहीं थे। तो उनसे मेरी चर्चा होने लगी। 2-3 साथी थे हम, वो दोनों तीनों जाके गंगा स्नान करके आए। मैं वहीं हैंडपंप पे मैंने स्नान किया। तो वो आके कहने लगे, गुरुजी देखो ये गंगा स्नान नहीं करके आए, हरिद्वार में रुके हुए हैं और गंगा स्नान करके नहीं आए। तो गुरुजी कहने लगे, क्यों भाई, क्यों नहीं करके आए? मैंने कहा, जी गंगा मैंने पाप ही नहीं किए तो धोऊंगा क्या गंगा में? गंगा स्नान तो पाप धोने के लिए किया जाता है। बोले, बहुत बड़ी बात कह रहे हो तुम तो कि तुमने पाप नहीं किए। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, और मैं आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे ये बात। मैंने 1-2 जगह और भी बोली है ये बात। मैंने आज तक जीवन में मेरे हाथ से ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो पाप की श्रेणी में आता हो। भूल चूक में हो गया कोई, वो अलग बात। लेकिन कॉन्शियसली कभी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आप... किसी की चोरी करी हो, किसी का हक मारा हो, कोई चरित्रहीन का काम किया हो, कोई कुछ भी, मतलब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कहीं फ्रॉड किया हो कि जो पाप की श्रेणी में आता है। अब आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ आना है और मैं आना नहीं चाह रहा, मैंने कह दिया यार आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी मीटिंग है, ऐसे कोई झूठ बोल दिए वो व्यवहारिक, मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला, लेकिन कोई ऐसे झूठ नहीं बोले जो झूठ की श्रेणी में आते हैं। मैं समझ गया आपके अंदर। हाँ, तो और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी आदमी को झूठी बात ना कहूँ, किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी, मतलब मेरी वजह से किसी को परेशानी हुई हो मुझे याद नहीं है जीवन में। तो फिर मैं ये मानता हूँ, फिर मैंने उनसे एक बात और कही, और वो शायद आप भी मानेंगे और सब लोग मानेंगे, और नहीं मानते हैं तो उन्हें माननी चाहिए, कि अगर हमारे कर्म सही हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम मेहनत करके खा रहे हैं, ईमानदारी का खा रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे, तो हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ही हमें ढूंढेगा। और अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो ईश्वर हम पर प्रसन्न क्यों नहीं होगा? तो इस संदर्भ में कबीर ने एक दोहा कहा है कि कबीरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन को स्वच्छ रखो तो ईश्वर आप खुद आपको तलाश करेगा, आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है। अभी तक की बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और सोशल जस्टिस में यकीन रखते हैं, तो आपके पॉलिटिकल नायक क्या काशीराम रहे हैं या? नहीं, मान्यवर काशीराम को मैं महापुरुष मानता हूँ, बहुत बड़े, उनकी विचारधारा बहुत बड़ी और बहुत, और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी विचारधारा को अर्पित कर दिया, सामाजिक समता के लिए और राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया अपना। लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से कभी उनसे या उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहा कभी भी। नायक मैं इस मायने में मानता हूँ कि उन्होंने काम अच्छा किया, और मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, और उनके भाषण और उनकी किताबें मैंने पढ़ी भी हैं, और वो जब थे तब मैंने उनके भाषण भी सुने, मैंने उन्हें कवर भी किया, गाजियाबाद में आए थे, उनकी सभा कवर की थी। तो काशीराम बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, और अच्छी बातें जिससे भी मिलें उससे ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो हमारे नायकों में मानवर काशीराम भी आते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी आते हैं, महात्मा गांधी भी आते हैं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया भी आते हैं, चौधरी चरण सिंह भी आते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी आते हैं, लालू यादव जी भी आते हैं, रामविलास पासवान भी आते हैं। रामविलास पासवान के भाषण मुझे बहुत पसंद थे, जब मैं पढ़ता था तो उनके भाषण बहुत सुनता था। भी वही सामाजिक न्याय की बात को लेकर आगे चलते थे उस दौर में। तो हाँ, बाद में थोड़ा, लेकिन रामविलास पासवान इधर उधर करने बाद लगे। में तो उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाने लगा। वो सरकार, देखिए व्यवहारिक रूप से किसी सरकार में शामिल हो जाना या सरकार के साथ जुड़ जाना एक अलग बात होती है, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ
कि रामविलास पासवान बीजेपी के साथ होते हुए, एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपनी विचारधारा नहीं बदली। जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने चिराग पासवान में वो बात नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान ने स्पष्ट बोला जब भी जरूरत पड़ी, सामाजिक न्याय के समर्थन में ही बोला। कभी वो न कट्टरवादी हुए, न उनके अंदर सांप्रदायिक भावना आई, न कभी उनके अंदर जातिवाद की भावना आई। मतलब सरकार में रहते हुए भी वो अपने आइडियोलॉजी को बरकरार रखते थे, जो उनकी सोच थी सामाजिक न्याय को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, उसको बरकरार रखते थे। थोड़ा सा अब हम आएंगे पार्टी को लेकर, कुछ सवाल करेंगे और पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टी के क्या पोजीशन हैं चीज़ों को लेकर। और आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, तो आप सही आदमी हैं इन चीज़ों का जवाब देने के लिए। तो इसमें भी थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल सवाल से ही, कि एक नेशनल स्पोक्स पर्सन होने के नाते क्या जिम्मेदारियां होती हैं आपकी पार्टी में? नहीं, असल में जो स्पोक्स पर्सन सही मायने में होता है नहीं, हम पैनलिस्ट हैं असल में कायदे में। हम टीवी चैनल पर डिबेट के लिए भेजे जाते हैं पार्टी की ओर से। स्पोक्स पर्सन थोड़ा अलग शब्द होता है, लेकिन बोलचाल में स्पोक्स पर्सन ही बोल देते हैं। चैनल भी स्पोक्स पर्सन ही बोलते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता वो होता है जो पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की नीतियों को मीडिया के सामने बताता है। जो कोई कार्यक्रम होना है या कोई किसी चीज़ पर सवाल हो, तो हम तो कायदे में वैसे पैनलिस्ट हैं, टीवी डिबेट के लिए नियुक्त किए गए हैं हम। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं पार्टी की ओर से चुनाव भी लड़ा 2 बार विधानसभा का, और प्रवक्ता होने के नाते कुछ डिबेट की क्लिप्स वगैरह ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। तो अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी एक तो पर्सनली मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। कई बार सार्वजनिक रूप से बहुत बार प्रशंसा करते रहते हैं, वो मीटिंग में भी ऐसे भी। तो उनसे मिलना जुलना रहता है, तो पार्टी की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनकी जानकारी रहती है। 2 बार समाजवादी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा और दोनों बार हालांकि आप सफल नहीं हुए, लेकिन दूसरा चुनाव जो आपका था वहाँ पे जो डेटा बताता है कि आपने पार्टी को काफ़ी अच्छी तरह से खड़ा कर दिया अपने इलाके में। तो क्या, कैसे ये मुमकिन हुआ, क्या किया आपने कि जहाँ पे पार्टी जो है ज़मानत ज़ब्त हो जाती थी, जहाँ पार्टी 10,000 वोट नहीं ला पाती थी, वहाँ पे 80,000 वोट लाई, ज़मानत बचा ली आपने? नहीं, मैं फिर एक वही नाम लूँगा जो शुरू में मैंने लिया था। महेंद्र सिंह भाटी जी की जब हत्या हुई थी 1992 में, तो उनकी हत्या में डीपी यादव को नेम्ड किया गया था और डीपी यादव को सजा भी हुई थी। सीबीआई कोर्ट से सजा हुई थी और उसमें ये सबूत सीबीआई ने जांच की थी उस केस की। सबूत पेश किए थे कि ये हत्या डीपी यादव ने कराई है, और बाद में वो हाई कोर्ट से बरी हो गए, वो अलग बात है। और डीपी यादव उस समय माननीय नेताजी से जुड़े हुए थे, मुलायम सिंह यादव जी से। तो हमारे क्षेत्र में हमारी सीट जो है वो गुर्जर बहुल सीट है, और सभी पार्टियां गुर्जर कैंडिडेट लड़ाती हैं। तो गुर्जरों में एक नाराज़गी थी कि मतलब, हालांकि नेताजी का कोई वो नहीं था उसमें मैटर। नेताजी ने बाद में तो डीपी यादव को भी पार्टी से निकाल दिया था, और वो दोबारा शामिल होना चाह रहे थे, अखिलेश जी ने मना कर दिया था। लेकिन लोगों में एक ये धारणा बन गई कि इस मर्डर में, महेंद्र सिंह भाटी के मर्डर में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का हाथ है। और वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, बहुत पसंद करते थे उन्हें लोग। तो एक तो इस वजह से। दूसरे, नेताजी ने जब 94 में वो मुख्यमंत्री बने थे 94 में, तो 13 जिले भंग कर दिए थे, जिनमें हमारा जिला भी था, गौतम बुद्ध नगर। उस बात को लेकर बाकी जो नाराजगी उससे और ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारी सीट का कुछ ऐसा समीकरण रहा, और जो अपर कास्ट वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिलता ही नहीं है। शहरी वोट जो इधर नोएडा बढ़ना शुरू हुआ, नोएडा में सेक्टर बसने शुरू हुए, तो वहाँ भी वोट काफ़ी बढ़ गए। वो वोट टोटल एंटी समाजवादी पार्टी रहता था, बीजेपी की झोली में जाता था। तो इन समीकरणों की वजह से समाजवादी पार्टी 92 में समाजवादी पार्टी बनने के बाद कभी भी किसी चुनाव में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची, और चौथे नंबर से ऊपर नहीं आए कभी। एक बार 5वें नंबर पर ही पार्टी, और बाकी ज़्यादातर चौथे नंबर पर ही। तो मैंने एक बार अध्यक्ष जी से, अखिलेश यादव जी से कह दिया था कि मुझे आप अगर टाइम से टिकट देते और टाइम से कह देते तो हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, चाहे चुनाव हारे या जीते, लेकिन मुकाबले में ज़रूर रहते। तो 22 के चुनाव में मुझे उन्होंने 1 साल पहले ही जनवरी 21 में कह दिया था कि इस बार चुनाव तुम्हें लड़ना है और अपनी तैयारी करो अभी से,
अब वो शिकायत मत करना कि मुझे पहले नहीं बताया था। तो मैंने काफ़ी बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत किया, बूथ कमेटियाँ बनाई और दूसरी पार्टियों से काफ़ी लोगों को शामिल किया। जिले की आधी तो बहुजन समाज पार्टी को हम समाजवादी पार्टी में ले आए जी। और कांग्रेस के भी कुछ लोगों को और इधर-उधर से भी, और तो पार्टी ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक भी बूथ कोई ऐसा नहीं था। पहले कई बूथ 50 और सैकड़ों बूथ ऐसे होते थे जहाँ 0-0 होती थी पार्टी। जी। इस बार एक भी बूथ ऐसा नहीं था जिस पे 50 से ज़्यादा वोट ना मिले हों, मिनिमम 50, वरना 100, 150, 200 और हर समाज में वोट मिले और 80,000 वोट हमने पाए। तो पार्टी अब बहुत मजबूत है जिले में और अच्छा फाइट कर रही है। इस समय लोकसभा में भी हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। लोकसभा में भी अच्छा फाइट किया और इस बार हमारे ज़िले में 3 सीट हैं। इस बार के चुनाव में कम से कम 1 सीट तो ज़रूर जिता के देंगे पार्टी को। अच्छा, लोकसभा की बात करी आपने, तो 2024 में ऐसा क्या हो गया था? मतलब बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था हम लोगों के लिए और हम लोगों ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था कि 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। क्या हुआ था? क्या क्या काम कर गया समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, ये कोई तुक्का नहीं था। ये समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुद्दों को लोग पसंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता को, अखिलेश यादव जी को लोग पसंद करते हैं। उनका व्यवहार, उनकी मिलनसारता, उनकी सादगी, उनकी स्पष्टवादिता और समाजवादी पार्टी के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराज़गी लगातार बढ़ रही है। आप देखिए कि 17 में हमारी 47 सीटें थीं और फिर हमारी इसमें 111 हमारी आई, वैसे गठबंधन की 125 आई थी और लोकसभा में 24 में हम 37 सीटें जीते, नंबर 1 पर रहे हैं और 27 का जब चुनाव होगा तो हम 300 के करीब सीटें जीतेंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल पक्का, क्योंकि लोगों में रुझान बढ़ रहा है। लोग बहुत, और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम अब तैयारी में जुट चुके हैं। अभी सारी विधानसभाओं के प्रभारी बना दिए गए हैं और प्रभारी विधानसभा में जा जाके बूथ कमेटियों का निरीक्षण कर रहे हैं और फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं और मुद्दे समझाए जा रहे हैं लोगों को। और ये जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा जो दिया है, ये बहुत कामयाब रहा है। इसका बड़ा रोल रहा है 24 के चुनाव में, लोकसभा में। तो ये मिथ कहीं ना कहीं टूट पाया है एमवाई का, जो मीडिया ने जो 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 नहीं, एमवाई तो अब जो कहते थे उनकी भी हिम्मत नहीं होती कहने की। अब तो बीजेपी वाले और जो बीजेपी समर्थक मीडिया है जो एमवाई कहता था। पहली बात तो अखिलेश यादव जी ने 5 टिकट यादवों को दिए और 10 कुर्मियों को दिए। 7 कुर्मी जीत के आए हैं, हमारे 7 कुर्मी सांसद हैं इस समय। 4 हमारे पासी सांसद हैं। 2 सीटों पर, जनरल सीटों पर एससी को टिकट दिया, फैजाबाद और मेरठ। तो ये अखिलेश जी ने जो जो नैरेशन था वो चेंज कर दिया। अब ये नैरेटिव नहीं है कि ये एमवाई, तो बात बहुत पीछे चली गई। एक डिबेट में मैं था, आज तक पे अंजना ओम कश्यप का शो था, तो उसमें उन्होंने खुद आंकड़े दिखाए, खुद जो सर्वे के आंकड़े दिखाए कि 22 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 72% यादवों ने टिकट वोट दी और 74% मुस्लिम ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को। और साथ में उन्होंने दिखाया कि 82% ब्राह्मणों ने और 83 कुछ ऐसा था, मतलब लगभग मिलता जुलता ही, ठाकुरों ने बीजेपी को वोट दिया। तो मैंने अंजना ओम कश्यप से पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ मुझे, आप ही आंकड़े दिखा रहे हो, हमें तो 72 और 74 के बल पे आप एमवाई पार्टी कहते हो और इन्हें 82 और 83 मिल रहे हैं, तो इन्हें टीबी पार्टी क्यों नहीं कहते? तो उसने कहा टीबी मतलब? मैंने कहा ठाकुर ब्राह्मण, जब हमें एमवाई कहते हो, मुस्लिम यादव। तो ये तो नैरेटिव मीडिया का बनाया हुआ है और बीजेपी का बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है और समाजवादी पार्टी में आप देखो भी, इसमें जीत के आए हैं उसमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है और ये भूमिहार भी हैं। राजीव राय हमारे जीते हैं घोसी से, और ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, सब सब सांसद जीत गए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। कुछ मुस्लिम नेताओं से मेरी बात होती है
और वो कहते हैं कि थोड़ा सा वो साइडलाइन फील करते हैं समाजवादी पार्टी में आज के डेट में। और एक ऐसा माहौल बन गया है कि उनको सेंटर स्टेज में जगह नहीं मिलती है। अब चाहे वो अ, अतीक अहमद का मसला हो, जहाँ पे उनको मार दिया गया तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं पार्टी ने, और हम प्रोफेसर साहब ने बोला था राम जी, लेकिन नहीं, अखिलेश जी ने भी बोला था। अखिलेश जी ने बोला था जी। देखिए, तो मुस्लिम्स के अंदर कुछ ऐसी डिसएंचेंटमेंट है क्या, मतलब हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे क्या हैं, माननीय आजम खान साहब। उनके साथ पूरा देश देख रहा है कि सरासर अन्याय हुआ है, फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं और अधिकारी बदले गए। जब पहले डीएमएसएसपी ने मना कर दिया फर्जी मुकदमे करने के लिए, तो दोनों हटाए गए, अपनी पसंद के डीएमएसएसपी लाए गए और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाए गए। और घास चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, क्या क्या मुकदमे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। और वो उनसे निपटने की लड़ाई अपनी लड़ भी रहे हैं, कोर्ट में भी हैं, और पार्टी भी उसमें मदद कर रही है उसके कानूनी तौर पे। लेकिन इस मुद्दे को लेकर या दूसरे किसी भी मुद्दे को लेकर अगर हम सड़क पर जाते हैं तो इसका सीधा लाभ बीजेपी उठाती है, उसका सांप्रदायिकरण कर देती है वो। तो ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत है। ये ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रहे या अन्याय को नहीं देख रहे या उस अन्याय के विरोध में मन में गुस्सा नहीं है। लेकिन अगर इन मुद्दों को लेकर जितना सड़क पर बीजेपी चाहती है कि सड़क पर आंदोलन किया जाए, तो लोगों को जो उन्होंने बरगला रखा है और कुछ लोगों के दिमाग यहाँ से खराब कर रखे हैं कि वही जो आपने अभी कहा कि एमवाई पार्टी, तो कह देंगे देखो मुसलमानों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, मुसलमान का ही वो उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बीजेपी के ट्रैप में ना फंसा जाए, ये सोच के भी रणनीति बनाई जाती है। तो वरना चाहे अतीक अहमद का मामला रहा हो, चाहे मुख्तार अंसारी का मामला रहा हो, दोनों मामलों में पार्टी बोली भी है और अखिलेश जी ने तो खूब बोला उसमें कि, और वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। और जब इनकी कभी निष्पक्ष जांच होगी तो बहुत केसों में इनमें से बहुत लोग फंसने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है वापस समाजवादी पार्टी पावर में आएगी तो केसेस होंगे इन पे? अब देखिए, मुझसे अभी कुछ मत कहलवाइए, अब वो ठीक नहीं रहेगा कुछ भी बोलना। ये मुझे बताइए कि ये पीडीए नैरेटिव को लेके आगे क्या सोच है, आगे कैसे बढ़ना है, और क्या 2027 का जो असेंबली इलेक्शन है वो पीडीए नैरेटिव पे ही लड़ना है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और इसी पे ही उम्मीद लगाई है पार्टी ने कि कामयाबी मिलेगी? नहीं, ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया चल रही थी, जब 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई और ओबीसी के लिए कहा गया कि ओबीसी की पहचान स्पष्ट नहीं है, इनकी पहचान के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। 1931 की जनगणना के अनुसार, अगर 1931 की जनगणना को आधार माने, क्योंकि उसके बाद तो जाति जनगणना हुई नहीं है, तो 54% ओबीसी है देश में, तो 54% आबादी को उपेक्षित किया गया। इनका आरक्षण भी 1950 में ही लागू होना चाहिए था, तो वो जाके 93-94 में जाकर लागू हुआ। 90 में स्वीकार की गई मंडल आयोग की सिफारिशें और लागू होने में 2-3 साल लग गए, कोर्ट वोट में भी फंसा हुआ। फिर उसमें भी क्या किया, क्रीमी लेयर लगा दी गई और 50% की सीमा निर्धारित कर दी गई, तो 54% आबादी को 27% आरक्षण मिला। उसे भी कभी ईमानदारी से लागू नहीं होने दिया गया। राज्यसभा में, लोकसभा में कई बार जवाब दिए हैं सरकार ने। ओबीसी की सीटें अभी तक भी ज़्यादातर खाली पड़ी हैं। क्लास 1 में तो आधी से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हैं और कोई से भी वर्ग में भी आरक्षण पूरा नहीं हो पाया। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं राज्यों में और केंद्र में भी, अब एक स्थिति ये बना दी गई है कि ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से और जनरल से ऊपर जा रही है, यानी ज़्यादा अंक पा के ला के भी ओबीसी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। और एक नियम बना दिया है कि ओबीसी चाहे मेरिट में भी आओ, उसे ओबीसी में ही गिना जाएगा। दूसरे जो एनएफएस का एक फार्मूला ले आए हैं, जहां वो सेलेक्ट होने के आ जाते हैं वहाँ एनएफएस लगा देते हैं। तो
एक तो ये जो थोड़ा अन्याय, दर्शकों को बताएंगे एनएफएस के बारे में। हाँ, जैसे कहीं प्रोफेसर की पोस्ट निकली, जैसे मैं आपको उदाहरण दे के ही बता देता हूँ। एम्स में एक प्रोफेसर की पोस्ट खाली थी, एक ही पोस्ट, और वो ओबीसी के लिए रिजर्व थी। और उसमें उस कैंडिडेट ओबीसी ने इंटरव्यू दिया, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि जो 10 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे एडहॉक, 10 साल से वो वही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका कैरियर है, हमेशा टॉप किया अपनी क्लासों में, हर एग्जाम में, और इंटरव्यू किया और उस पर एनएफएस लिख दिया कि नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल, पोजीशन खाली रह गई। तो वो खाली छोड़ दी और फिर 2-3 महीने 4 महीने बाद उसमें किसी जनरल कास्ट के आदमी को सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर जहाँ थोड़ी थोड़ी पोस्ट होती हैं, 1-2 4, जहाँ खास तौर से उसमें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर की पोस्ट होती हैं, वहाँ ये एनएफएस लिख देते हैं और उसमें बाद में अपनी भर्ती कर लेते हैं। तो ये जो अन्याय हो रहे हैं, एक तो इसलिए पीडीए को जगाना बहुत ज़रूरी है। ये अन्याय उनके साथ ही हो रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ। भर्तियों में भी बेईमानी है, फिर नियुक्तियों में भी बेईमानी है, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी बेईमानी है, और पुलिस मुकदमों में भी बेईमानी है। हर जगह बेईमानी की जा रही है इनके साथ। दूसरी बात ये, जब हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग, तो ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इनका हिंदुत्व जो 10% लोगों तक सीमित है। इनके हिंदुत्व में दलित पिछड़े शामिल नहीं हैं। दलित पिछड़ों के ये हमेशा हक मारते हैं उनके, और उनके साथ अन्याय करते हैं। तो इनका हिंदुत्व 10% के लिए है। तो इन दो दृष्टिकोण से ये पीडीए, जो एक पीडीए ऐसा शब्द आ गया कि इसमें सब शामिल हो गए। पहले क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अलग अलग बताना पड़ता था, अल्पसंख्यक। अब ये एक ही शब्द में आ गया सब पीडीए में। पर ऐसा क्यों है? मतलब हम डेटा देखते हैं तो आज की डेट में बीजेपी ने बहुत सारे दलितों को अपने साथ ले लिया है। ओबीसीज भी बीजेपी के साथ गए हैं, वोट देते हैं उनको। कहाँ पे फेलियर रहा है सोशल जस्टिस पार्टीज़ का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो? कहाँ पे आप लोगों को समझा नहीं पाए हैं कि ये आपकी पार्टी नहीं है और ये आपके हक की पार्टी नहीं है, आपके हक के अगेंस्ट काम करने वाली पार्टी है, ऐसा आप मानते हैं? ये क्यों नहीं समझा पाए? 2017 के चुनाव से पहले, 2012 से 17 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान था, जो प्रचार था, वो मुख्य रूप से इसी बात पर केंद्रित था कि ओबीसी के सारे हक यादव खा रहे हैं और एससी के सारे हक जाटव खा रहे हैं। जाटव आपको न्याय नहीं देगा। बसपा की सरकार आएगी तो जाटव को ही पावर मिलेगी, एसपी की सरकार आएगी तो यादव को ही पावर मिलेगी। तो बाकी ओबीसी में और बाकी एससी में ये गलतफहमी उन्होंने भरी और ये प्रचार किया कि हमारी सरकार आएगी। उस समय जो ये मौर्य जी हैं, क्या नाम है इनका, वो प्रदेश अध्यक्ष होते थे बीजेपी के। तो ये भी लोगों में प्रचार किया मौखिक रूप से कि अगर सरकार आएगी तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य। तो लेकिन जब इनकी सरकार बन गई और सरकार के अब काम देखे लोगों ने, तो लोगों का भ्रम टूट गया कि ये हमें बहकाने के लिए कह रहे थे। ना इन्होंने किसी ओबीसी के लिए काम किया, ना इन्होंने किसी एससी के लिए काम किया। काम ये वही 10% के लिए कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जैसों की तो ये हालत कर दी कि उन्हें मीटिंग में कुर्सी तक नहीं मिलती, स्टूल पर बैठना पड़ता है। तो धीरे धीरे कुछ लोग 22 में ही लौट आए थे, बाकी 24 में लौट आए और 27 में सारे लौट आएंगे। अब कोई ओबीसी, कोई एससी, पीडीए का कोई आदमी बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। अब पीडीए सब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है और इस बार इन्हें ठीक ठाक सबक सिखा देगा। किसानों को कहाँ देखते हैं इस पीडीए में? किसान तो सारा ही पीडीए, किसान तो सारा पीड़ित है। जैसे लोहिया जी कहते थे कि महिलाएं तो सभी वर्गों की पिछड़े में ही आती हैं, तो उसी तरह किसान का भी उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हुआ है। जो फर्जी नारे मोदी जी ने दिए कि 22 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आमदनी बढ़ने के बजाय और घटी। किसान की लागत जो बढ़ती जा रही है और आमदनी घटती जा रही है। तो किसान का मुनाफा तो कम हुआ, किसान तो लगातार कर्जदार होते जा रहे हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में
किसान आंदोलन के बाद जब 2022 का चुनाव हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बहुत मेजर शिफ्ट आएगा और किसान के जो वोट्स हैं, जो फार्मर वोट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब कुछ क्षेत्र वेस्टर्न यूपी के कुछ क्षेत्र को छोड़ के, मुजफ्फरनगर और एक दो इलाकों को छोड़कर ऐसा हुआ नहीं। तो क्यों 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 किसान, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फार्म एक बहुत बड़े आंदोलन उन्होंने किया बीजेपी के खिलाफ और लगातार बैठे रहे साल भर बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जब इलेक्शन आया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखा नहीं। नहीं, ये खाली इस आंदोलन की बात नहीं है, ये पहले भी आप पूरा इतिहास देखें तो जो जन आंदोलन होते हैं वो चुनाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते। उनका बिल्कुल उनकी नेचर अलग होती है और राजनीति की नेचर अलग होती है। राजनीति राजनीतिक मुद्दों पर ही चलती है और राजनीतिक जो घोषणा पत्र होते हैं, जो पार्टियों के जो एजेंडा होता है उसी पे होना चाहिए। आंदोलनों से वोट वगैरह ज़्यादा प्रभावित होते नहीं, उनसे मुद्दे बेशक आगे आ जाएं लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव आमतौर पर होता नहीं है, ऐसा हर आंदोलन में देखा गया। लेकिन 2014 के पहले जो अन्ना आंदोलन हुआ था और जिस तरह के निर्भया का आंदोलन हुआ था, मुझे लगता है उसका काफ़ी इम्पैक्ट था 2014 के इलेक्शन में। भाजपा को पावर में आने में काफ़ी मदद की थी उन आंदोलनों ने। नहीं, उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन रहा था देश में। 10 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए थे और कांग्रेस के कुछ मंत्री इतने अहंकारी हो गए थे, मीडिया को सीधा जवाब नहीं देते थे। आपको याद होंगे कुछ कोटेशन, मुझे तो याद है वो मीडिया उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, मुझे याद है, मैं एक बार कांग्रेस के दफ्तर के बाहर गया था, तो एक उनका कार्यकर्ता आसाम से आया था और वो गेट नहीं खोल रहे थे और उस दिन वो दिल्ली में चुनाव हारे थे। वो कार्यकर्ता ये कह रहा था कि अभी ये दिल्ली में चुनाव हार के इनकी घमंड इतना है कि ये गेट नहीं खोल रहे हैं और ये तो मतलब उस वक्त घमंड की सीमा तो वहाँ तक पहुँच गई थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अन्ना जब यहाँ धरने वगैरह पे बैठे थे तो उनका काफ़ी समर्थन हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है और काफ़ी लोग जुटे थे उनके समर्थन में। लेकिन मैं कम से कम ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अन्ना आंदोलन की वजह से कोई चुनाव हार गई थी कांग्रेस। कांग्रेस अपनी कमियों की वजह से और अपनी गलतियों की वजह से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था और वो चुनाव कांग्रेस को हारना ही था। फिलहाल इंडिया ब्लॉक में कैसा चल रहा है सब कुछ, यूपी में कैसा चल रहा है सब कुछ? बीच में कुछ इमरान मसूद का एक स्टेटमेंट आया था कि बीएसपी को प्रेफर करेंगे एसपी के ऊपर, तो इमरान मसूद भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में, और फिलहाल तो शायद प्रोमिनेंट पोजीशन के रेस में हैं। नहीं, अब क्योंकि कांग्रेस और हम इंडिया गठबंधन में हैं और हमारे नेताओं में मधुर संबंध हैं, आपसी समझ है, खूब अच्छा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब जो ये सेकंड या थर्ड लेवल के नेता हैं, ये कुछ उल्टा सीधा बोलते रहें तो मेरा तो कोई जवाब देना इसलिए उचित नहीं रहेगा कि जब पार्टियों का गठबंधन है तो हम कोई नेगेटिव बात उनके बारे में करना नहीं चाहते। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि 27 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगी और इंडिया गठबंधन जारी रहेगा और नीचे कोई छोटा मोटा उल्टा सीधा बोलता रहे, ऊपर कोई मतभेद नहीं है और सामंजस्य अच्छा है। अच्छा, कई सारी पार्टी ऐसी भी हैं, मैं लूँगा नाम, आप की प्रतिक्रिया भी जानना चाहूँगा, क्या है प्रतिक्रिया उसके बारे में। जैसे असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी है, वो कहती है कि समाजवादी पार्टी सेकुलर है ही नहीं और समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म को रिप्रेजेंट ही नहीं करती है, वो तो बस यादव की पार्टी है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की पहली पसंद समाजवादी पार्टी है और बहुत भरपूर समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता है और 22 के चुनाव में तो बिल्कुल ही एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है समाजवादी पार्टी को। 90%, 95% वोट समाजवादी पार्टी को दिया। ओवैसी साहब अपना आधार मुसलमानों में ढूंढते हैं। उनकी जो शुरुआत होगी पार्टी जहाँ भी थोड़ी बहुत मजबूत होगी वो मुस्लिम समाज से होगी। तो मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से टूटेगा तो उन्हें कोई देगा वोट, तो इसलिए उनकी मजबूरी है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना। तो उनकी तो ये राजनीतिक मजबूरी है।
तो अलायंस में क्यों नहीं फिट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं? अलायंस में अब देखिए, ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस दौरान में तो ओवैसी साहब की छवि एकदम बदल गई। उनके बारे में लोगों की राय बदल गई। छवि इसीलिए बदली है कि ये इसीलिए अपनी नहीं, छवि मैं पूरी बदल रहे। बात कह दूं, जो जी आपने सवाल पूछा जी मैं उसका जवाब दे जी रहा हूँ जी जी कि वो गठबंधन में फिट क्यों नहीं हो जाते हैं। तो इसमें तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और लोगों ने काफ़ी तारीफ की है। जो उनके कट्टर विरोधी होते थे उन्होंने भी तारीफ की है। ओवैसी साहब ने एकदम बिल्कुल एकदम सेकुलर स्टैंड लिया और देश देशभक्ति का स्टैंड लिया। और इसके पहले, अगर इस घटना को छोड़ते हैं तो इसके पहले उनकी जो टिप्पणियां होती थी और उनकी पार्टी के जो होता, तो उनमें और बीजेपी में हमें कोई खास अंतर नज़र आता नहीं है। वो उधर हिंदू कट्टरवाद की बात करते थे, ये इधर मुस्लिम कट्टरवाद की बात करते थे। वो हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, ये मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। तो जो कोई भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा उससे हमारे जैसी पार्टी का तो तालमेल हो नहीं सकता। और इंडिया गठबंधन क्योंकि सेकुलर दलों का गठबंधन है, अब हो सकता है, अब ओबीसी साहब अपनी नीति बदल लें तो भविष्य में हो भी सकता है कि वो हालांकि ये सवाल आपके लिए नहीं है, मतलब मुझे लगता है ये सवाल ओवैसी साहब ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब अपनी एक इमेज मेकओवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसलिए भी मेकओवर कर रहे हैं कि उनको बिहार में महागठबंधन में शामिल होने के लिए इंटरेस्ट है। अब देखो, ये तो हमारे स्तर की बातें तो है नहीं। अब ऊपर उनकी क्या बात चल रही होंगी या नेता क्या फिर निर्णय लेंगे, हमें तो जब कुछ निर्णय हो जाएगा तब पता चलेगा। अच्छा, लेकिन ये आजम खान के साथ क्यों ऐसा कहा जाता है कि आजम खान के साथ पार्टी, आपने बताया कि पार्टी स्ट्रैटेजिकली जो है वो थोड़ा सा मेंटेन करती है दूरी, क्योंकि बीजेपी यही नहीं चाहती है, नहीं, बीजेपी केवल दूरी दूरी मेंटेन नहीं करती, केवल ये है कि सड़कों पे प्रदर्शन नहीं किया। स्ट्रेटेजी के तहत पार्टी लगातार उनके परिवार के संपर्क में है, रही है। हमेशा पार्टी के नेता जाके उनके घर भी मिलते रहे हैं, जेल में भी जाके मिलते रहे हैं और पार्टी से जो संभव हो सकी है मदद भी की गई है। और दूरी नहीं है, मतलब दूरी ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन ना, ये जो बीच में खबर थी कि आजम खान थोड़ा नाराज चल रहे हैं पार्टी से, वो तो मीडिया उड़ाता रहता है। जो बीजेपी समर्थक मीडिया है वो इस तरह की खबरें प्लांट करता रहता है। ऐसा जी, कुछ भी नहीं ये है। सब प्लांटेड खबरें हैं, ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। ना, आपको तो पता होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिरी समय में एक बहुत महत्वपूर्ण टिकट आजम साहब के कहने पे बदला गया था। जी, मुझे पता है। आपको भाजपा से भी ऑफर आया है? ऐसे तो कोई, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि कोई बड़ा ऑफर था, लेकिन हमारे जो नोएडा से सांसद हैं महेश शर्मा जी, इनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। ये पहले राजनीति में नहीं थे और ये 1 साल समाजवादी पार्टी में भी रहे थे, बाद में बीजेपी ज्वाइन की इन्होंने। तो अब वो कई बार से सांसद हैं वहाँ। तो इन्होंने 14 के चुनाव में मुझसे कहा था कि भाई, और मेरे संबंध आज भी उनसे अच्छे हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो इन्होंने कहा था कि मेरी मदद करो और मैं आपका टिकट करवा दूंगा दादरी से और चुनाव का खर्चा भी मैं ही दूंगा सारा। तो मैंने उन्हें बड़ी ईमानदारी से ये बात बता दी थी और ये मेरे दिल की बात है कि मैं, डॉक्टर साहब, हमारी आपकी दोस्ती अपनी जगह, मैं जीवन में कभी ना तो बीजेपी ज्वाइन करूंगा ना बीजेपी को वोट दूंगा। इतना सख्त इख्तलाफ बीजेपी से क्यों है? मुझे बीजेपी की असलियत पता है, इसलिए मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। बीजेपी से पहले आरएसएस की पता है। बीजेपी और आरएसएस के डीएनए को समझते हैं आप? हाँ, इनके डीएनए को समझते हैं। ये जो है, इनकी सोच सारी वो है जो हमारे सोच के खिलाफ है। ये सामंतवादी सोच के लोग हैं, ऊंच नीच की भावना, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, और इनका तो खुला एजेंडा है अल्पसंख्यकों के प्रति, केवल मुसलमान के प्रति नहीं, अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत इनका खुला एजेंडा है। और गोलवलकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमारे 3 ही आंतरिक शत्रु हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। और ये बेशक लोकतंत्र की ताकत की वजह से अब घुमा फिरा के ये बात कहते हैं, हालांकि खुल के भी कहते हैं, घुमा फिरा के नहीं, खुल के भी कहते हैं। वो थोड़ा सा घुमाते इतना है केवल कि हम मानते हैं सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? अब इसका क्या मतलब हुआ? सारे आतंकवादी कैसे मुसलमान हैं? इंदिरा गांधी की हत्या, जिसे पहले तो महात्मा गांधी से शुरू करो, महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी वो मुसलमान था, जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की वो मुसलमान था, जिसने राजीव गांधी की हत्या की उसने मुसलमान था।
जिन्होंने 2000 निर्दोष सिख काट दिए दिल्ली में, वो मुसलमान थे क्या? जिन्होंने गुजरात में जो 2000 निर्दोष लोग मार दिए, वो मुसलमान थे क्या? नक्सलाइट मूवमेंट, जो सबसे ज़्यादा हत्याएं नक्सलाइट मूवमेंट ने की हैं। कांग्रेस के तो 8 नेताओं को मार दिया था उन्होंने। क्या था एक बार पूरे 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 तो उनमें कोई मुसलमान है क्या? पूरे काफिले को कर दिया था। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मुस्लिम भी भटक के उसमें चले जाते हैं, गए हैं, और विदेशी उनसे भी जुड़ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के ISI वगैरह के बहकावे में आके उन्हें पैसे से ख़रीदा जाता है, या उनका माइंड मेकअप किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, जो भी कारण रहे हों। लेकिन हम क्योंकि पढ़ने लिखने वाले आदमी और तथ्य और घटनाओं को समझने वाले आदमी हैं, हम ये मानते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद है, तो कश्मीर में हिंदुओं से ज़्यादा हत्याएं मुसलमानों की हुई हैं, आतंकवादियों के द्वारा जो हुई हैं, जो टेररिस्ट ने हत्याएं की हैं, हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों की हैं। वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। दूसरे, कश्मीरी आतंकवाद को पूरे भारत से एक मुसलमान ने तो समर्थन किया नहीं। कोई मुसलमान शामिल हुआ हो तो बताओ। और छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो घटनाएं मालेगांव जैसी भी हुई हैं, जिनमें प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित जैसे लोग शामिल थे। तो क्रिमिनल या टेररिज्म जो है किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं है, वो अपने आप में फिनोमेना है। जी जी। तो ये बीजेपी जो प्रचार करती है, और बीजेपी के लोग ऐसा कहने की और ऐसा, अब जैसे अभी एक लड़की की गिरफ्तारी हुई है, जो यहाँ से गुड़गांव से गिरफ्तार करके ले गए थे उसे, कोलकाता पुलिस। उसकी जो पोस्ट थी, क्या कितनी वो घटिया बात है उसमें। वो बच्ची है, पढ़ रही है, लॉ कर रही है। वो ऐसे बच्चों के दिमाग में जहर कहाँ से आता है? ये जहर यही तो फैलाते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान परस्त हैं, या मुसलमान आतंकवाद समर्थक हैं, या मुसलमान देशभक्त नहीं हैं, देशद्रोही हैं। और मैंने तो कई जो बड़े चैनलों पर डिबेट में कहा है, मैंने चुनौती दी है, मैं आपके इसमें भी बोल रहा हूँ, 1947 से आज तक उन लोगों की सूची बनाई जाए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं, या देशद्रोह में पकड़े गए हैं, या देश के गुप्त सूचनाएं देते हुए पकड़े गए हैं। उनमें 90% आपको हिंदू मिलेगा। अभी भी जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें काफी जितने 47 से आज तक हुई हैं जी, 90% हिंदू मिलेगा, और उनमें आधे से ज्यादा अपर कास्ट हिंदू मिलेगा। और बीजेपी और RSS से जुड़े हुए मिलेंगे। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा। ऐसा क्यों? बीजेपी और RSS से जुड़े हुए क्यों? मतलब क्यों? क्या लिंक है इनका? ऐसा ये लोग स्वार्थी लोग हैं, इन्हें केवल अपना स्वार्थ दिखता है, इन्हें देशभक्ति। ये लोग देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग थोड़ी हैं। RSS की स्थापना 1925 में हुई। 1947 तक इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लिया? जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इधर भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था, उधर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बना दी थी कि अंग्रेजों की फौज छोड़ के मेरी फौज में आ जाओ और मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। और गांधी जी कह रहे थे सरकारी नौकरियां छोड़ो, अंग्रेजों की नौकरियां छोड़ो, और हम ये जो है डू एंड डाई का वो है, करो या मरो, अब अंग्रेजों को भगा के दम लेंगे। उस समय RSS और हिंदू महासभा गांव-गांव जाके ये प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। इसके तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं कि सावरकर और गोलवलकर दोनों गांव में जा जाके लोगों को समझा रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। किस लिए शामिल हो जाएं? आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए, और गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से लड़ने के लिए। फिर जब हमारा संविधान स्वीकार किया, पहली बात तो तिरंगा झंडा जब हमने स्वीकार किया, राष्ट्रध्वज, तो इन्होंने उसका विरोध किया। सावरकर ने बाकायदा लेख लिखा कि ये 3 रंग अशुभ होते हैं और हमारा झंडा जो भगवा झंडा होना चाहिए, हम इस झंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जब संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया संविधान सभा में, तो गोलवलकर ने ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा कि ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। और 2002 तक RSS के मुख्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। उनके किसी कार्यक्रम में आज भी नहीं फहराया जाता है। आज भी जो RSS कार्यक्रम होते हैं, कोई जाकर देखे वहाँ, उनके यहाँ भगवाई झंडा फहराया जाता है, तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। ये तो एक ऐसी मजबूरी बन गई है कि अब उनको 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे लोगों का देश भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये देश के लिए कुर्बानी करना नहीं जानते, ये देश को बेच सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए।
अच्छा, आखिरी कुछ चंद सवाल हैं आपसे, आपका काफ़ी टाइम ले लिया हमने, आपको भी जाना है। ये जाति जनगणना पे लगातार बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सेंटर में, उधर अखिलेश यादव यूपी में लगातार बात कर रहे थे, लेकिन ये मोदी ने भी क्या मास्टर स्ट्रोक खेल दिया बोल के कि जाति जनगणना वो कराएंगे। नहीं तो ये तो जिसके अंदर जरा सी भी सामान्य समझ होगी वो सब ये समझ रहे हैं कि ये मोदी जी ने कोई खुशी मन से थोड़ी किया, ये मजबूरी में किया है। और अभी भी ये भरोसा नहीं है लोगों को कि ये ईमानदारी से कराएंगे। तो नहीं कराएंगे भी तो उसमें खाना पूर्ति करेंगे। उसके लिए तो हमें दबाव बना के रखना पड़ेगा कि जो हम चाहते हैं ठीक से जनगणना हो। और ये जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक तो इसे इसलिए नहीं कह सकते कि दबाव में किया है, डर की वजह से किया है कि लोग नाराज हो रहे हैं और विरोध में जा रहे हैं। अपोजिशन का दबाव इतना बन गया था कि अब करना पड़ा। हाँ, दबाव जो होता है वो जनता का होता है। अपोजिशन ने वही तो मतलब उससे अपोजिशन के थ्रू जनता के दबाव इतना बढ़ गया था। हाँ। अच्छा, लेकिन आप लोग जाति जनगणना को लेकर हालांकि हम समझते हैं, मैं जानता हूँ कि क्यों वो ज़रूरी है और क्यों आपकी मांग है, लेकिन जो आम दर्शक है उसमें बहुत लोगों में ये भावना है कि जाति जनगणना अपने आप में कास्टस चीज़ है कि आप किसी से उसका कास्ट पूछोगे कि आप किस कास्ट के हो, आप कौन से जाति से आते हो। उनको क्या कहना है आपको? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम धारणा यही है और जो लोग ठीक से नहीं समझ रहे हैं वो यही हमसे भी सवाल करते हैं कि भाई अगर ये पता लग जाएगी कि नोएडा में कितने गुर्जर हैं, कितने यादव हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने बनिया हैं, कितने राजपूत हैं, तो इससे किसका भला होगा। जाति जनगणना केवल ये पता लगाने के लिए नहीं है, ये पता लगाने के लिए भी है कि किस जाति में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने सरकारी नौकर हैं, कितने लोगों के पास ज़मीन है, कितने लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है। यानी समाज के किस किस वर्ग की क्या स्थिति है। जिस तरह हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उसके शरीर के अलग अलग जांच कराते हैं कि इसके ब्लड में टीएलसी कितनी है ये भी पता लगाओ, हीमोग्लोबिन कितना है, इसकी जो है डब्ल्यूबीसी कितनी है, आरबीसी कितनी है, इसकी शुगर कितनी है, इसका बीपी कितना है, और तब देखते हैं कि कहाँ कमी है, इसे ये दवाई देने की ज़रूरत है। तो ये पता लगाने के लिए कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनमें कहाँ-कहाँ असमानता ज़्यादा है। किस वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं पाए, अभी कॉलेजों तक नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए कुछ विशेष अवसर जुटाए जाएं। कौन सरकारी नौकरी में नहीं पहुंच पाए, किसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, किसके पास पक्के मकान नहीं है, किसका रहन सहन कैसा है। और ये जरूरी है देश के विकास के लिए। देश के सभी हिस्से विकास करें तभी तो देश विकास करेगा। अगर कुछ हिस्से आगे बढ़ जाएं और कुछ हिस्से बहुत पीछे रह जाएं तो फिर कैसे विकास होगा। आखिर में मैं एक उदाहरण बताते हुए वो सब समाप्त करेंगे इसे कि जब डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे तो डॉक्टर लोहिया जी समानता की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे। तो नेहरू जी ने सभा की और नेहरू जी ने कहा कि एक लोहिया हैं, वो समाज सबको बराबर करने की बात करते हैं। सब बराबर हो सकते हैं क्या? कुदरत ने भी सबको बराबर नहीं बनाया। क्या ये हाथ में 5 उंगलियां ये सब बराबर हैं क्या? तो कोई बात नहीं, चलेगी। 2-3 दिन बाद नेहरू जी ने उसी जगह पे सभा की, सॉरी लोहिया जी ने। तो लोहिया जी ने कहा कि भाई नेहरू जी आए थे यहाँ और वो कह रहे थे 5 उंगली बराबर नहीं है। हम मानते हैं 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती, लेकिन अनुपात तो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर एक उंगली 2 फीट की और दूसरी उंगली 2 इंच की होगी तो क्या मुट्ठी बंध सकती है? तो इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए, असमानता की खाई कम होनी चाहिए। तो सवाल ये है। चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? चंद्रशेखर आज़ाद क्या एक यूपी में नया उभरता चेहरा है दलित पॉलिटिक्स में, या एक इंडिविजुअल फिगर की तरह इमर्ज करके आ रहे हैं और उसके बियॉन्ड एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे? बहुत लोग बोलते हैं कि वो एक फिनोमेना है जो एक आदमी कभी उठ जाता है और उसके बाद एक्सपैंड नहीं करता है। तो कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं, चंद्रशेखर बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा
व्यक्ति है और मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे मित्रता के हैं, मेरे मधुर संबंध हैं। लेकिन सवाल जो आपने पूछा है तो जवाब उसका जो सही जवाब है वही दिया जाना चाहिए। अभी चंद्रशेखर कोई राजनीतिक ताकत नहीं है और अभी इस स्थिति में नहीं है। अभी इंडिविजुअल अपनी एक सीट जीत ली, ज़्यादा अभी कुछ बहुत ज़्यादा संभावनाएं अभी दिखाई नहीं देती। हमारी शुभकामना तो यही रहेगी कि वो कामयाब हो, आगे बढ़े और खूब बड़ा संगठन बने, लेकिन अभी फिलहाल है नहीं कुछ ज़्यादा। तो आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर एक सवाल, आखिरी सवाल पूछते हैं, इसके बाद शायद हम ख़त्म करेंगे इस इंटरव्यू को। एक बार आप बचपन में शायद बीमार हो गए थे और आपको बाबा के पास ले जाया गया था, तो क्या किया था आपने ऐसा अपने पिताजी के साथ? नहीं, मैं ये 1976 में कक्षा 6 में पढ़ता था, मैं तभी की बात है। मुझे जो एक वो होती है नी र्यूमेटिक डिजीज, हार्ट से संबंधित, हार्ट के वाल में सूजन वगैरह आ जाती है या क्या छेद हो जाता है, कुछ ऐसी कुछ होती है, तो वो बीमारी हो गई थी। वो माइनर्स को ही होती है, बचपन में ही होती है। तो मेरी जोड़ों में सूजन आ गई थी और बहुत कमज़ोर हो गया था मैं, और मुझे कई बार चक्कर आ जाते थे और कोई यही नहीं समझ पा रहा था कि बीमारी क्या है। तो एक डॉक्टर के पास मुझे लेके गए थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे वो। एमबीबीएस डॉक्टर उस समय बहुत कम होते थे। हमारे गांव के पास जो सिकंदराबाद कस्बा पड़ता है, सिकंदराबाद में वो एक ही एमबीबीएस डॉक्टर थे। तो उन्होंने बीमारी तो डायग्नोस कर ली। उन्होंने कहा इसे हार्ट की बीमारी है और इनका, लेकिन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उस समय इंडिया में ऑपरेशन नहीं होते थे हार्ट के। उसने कहा इसे अमेरिका ले जाना पड़ेगा। तो कल्पना से बाहर था। तो जब आदमी निराश हो जाता है तब ऐसी जगह चलता है। तो हमारी जो दादी थी, वो दादी मुझे गांव में ओझा टाइप होते हैं, भगत बोलते हैं हमारे यहाँ, भगत, उसके यहाँ लेके गई थी। तो उसने एक वो दे दी, राक्षी दे देते हैं भभूत बना के, और एक ताबीज दे दिया बांधने के लिए, और कहा कि गाय को रोजाना वो दे, लोई बोलते हैं, आटे की लोई बना के गाय को खिला, ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर ऊपरी असर है, कुछ ऊपरी हवा का। तो वो ताबीज और भभूत मेरे हाथ में ऐसे थी और दादी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मुझे बाहर लेकर निकली। उसके घर से बाहर निकलते ही मैंने उसे उसमें फेंक दिया, नाली में। और मैंने रो के कहा कि मुझे अगर मरवाना है तो इसके चक्कर में पड़ो, और अगर बचाना है तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो। बचपन से एक साइंटिफिक तो टेम्परामेंट मुझे फिर बताया। पिताजी हमारे पहले इरविन हॉस्पिटल लेके गए थे और फिर सफदरजंग में एडमिट रहा था मैं 21-22 दिन। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर उस चक्कर में पड़े रहते तो मैं बच नहीं पाता। तब से मेरी ये और दृढ़ मान्यता हो गई, जो ये इनके जो ये ओझा टाइप जो होते हैं, धार्मिक पाखंड जो करते हैं, इनके खिलाफ एक मेरी राय जो और मजबूत हो गई, स्पष्ट। शायद ये आखिरी सवाल करने का मकसद भी मेरा यही था कि कैसे रैपअप किया जाए और बताया जाए कि आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी हैं और शायद इसी वजह से आप ने अपनी पॉलिटिक्स की राह भी ऐसी चुनी है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे चलती हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाटी साहब यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम उम्मीद करते हैं कि फिर हमारी बात जल्दी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।